कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। विराट के कहने पर डॉक्टर को बुलाया गया था। उसने रूही के कुछ टेस्ट किए और सबको लग रहा था रूही सदमे की वजह से बेहोश है। डॉक्टर वहाँ से कुछ मेडिसिन देकर वापस चली गई। करण के वापस आने की उम्मीद अब सब लोगों को ख़त्म हो चुकी थी। वे लोग मान चुके थे कि करण अब लौट कर नहीं आएगा। ज़्यादा दिन तो वहाँ रह नहीं सकते थे। 2 दिन बाद सब लोग वापस लौट आए। रूही को भी साथ ले आया गया। वो एक पत्थर सी हो गई थी। वो दिन बे दिन बस अपने आप में रहने लगी। ना तो वो कुछ खाती थी, ना ही कुछ बोलती थी। उसे संभालने की कोशिश कर सब थक से गए, लेकिन वो वैसी की वैसी थी, जैसे अब जीने की कोई वजह बची ना हो। कोई नहीं जानता था करण कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं। उम्मीद तो सब लोग खो चुके थे। पुलिस ने तो कह दिया था कि बॉडी पानी में बहाव की वजह से बह गई होगी। अगर मिल जाएगी तो वो लोग बता देंगे। 2 हफ्ते बीत गए। रूही को समझाने में, संभालने में सब लोग लग चुके थे। कोशिश कर सब थक चुके थे। कोशिश बेकार थी। विवेक रूही को यूं पत्थर बनता देख बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। वहीं सुनैना के पास रूही की रिपोर्ट्स थी, जो आज डॉक्टर ने भेजी थी। वो लोग तो चले गए, पर किसी के दिमाग में रिपोर्ट का ख्याल आया ही नहीं। जब उसने रिपोर्ट खोली तो आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुश भी कैसे हो, क्योंकि रूही शायद इस हालत में नहीं थी। लेकिन करण जाते वक्त उसे उम्मीद दे गया, ताकि वो जी सके। उसने हिम्मत की और मीरा जी को फ़ोन किया, क्योंकि बात बहुत बड़ी थी। मीरा जी को बताना ज़रूरी था, रूही माँ बनने वाली थी। पर किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। अब उसे चिंता हो रही थी। वो काफ़ी बार फ़ोन ट्राई कर चुकी थी। किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। करता भी कैसे? सब लोग तो इस वक्त विराट के हॉस्पिटल में थे। विवेक की वाइट शर्ट खून से भरी हुई थी। रूही ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। शायद अब सहने की क्षमता वो ख़त्म हो चुकी थी। शायद उसका दर्द उसके दिल पर हावी होने लगा था। शायद उसकी तकलीफ़ उसके अंदर बाहर आने लगी थी। मीरा जी जब उसे खाना देने गई, तो जैसे ही वो कमरे में पहुंची, वहाँ का नज़ारा बहुत ही शॉकिंग था। रूही ने अपनी कलाई काट ली थी। शायद बहुत मुश्किल था उसके लिए अब जीना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस में चल रही थी। इन 2 हफ्तों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। करण के आने की उम्मीद उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ दे रही थी। करण नहीं आया था। 2 हफ्ते बीत गए थे। वो चीखती चिल्लाती, पर कोई समझा नहीं पाता। बहुत मुश्किल से उन्होंने विवेक को बताया। विवेक उसे अस्पताल लेकर दौड़ पड़ा। सब लोग रूही के वार्ड के बाहर ही खड़े थे। काजल जी और केशव जी वहीं थे। काजल जी केशव जी की तरफ देख कहती हैं, रूही को हम अपने घर ना ले जाएं। हमारी बेटी नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती है। उनकी बात सुनकर तो पूरा मेहरा परिवार घबरा सा गया। उनके लिए रूही कोई बहू नहीं थी, बेटी थी। इस घर में उसे बहुत स्पेशल हिस्सा था। हमेशा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। तभी विराट डॉक्टर के साथ बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी। सब लोग पूछते हैं रूही कैसी है। वो रिपोर्ट मीरा जी के सामने करते हुए कहता है, वो ठीक है, पर वो वीक है। ऊपर से उसकी हालत ऐसी है, अगर वो खुद से ऐसे करेगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उसे बचा पाना हमारे हाथ में नहीं होगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। मीरा जी ने रिपोर्ट पढ़ी तो आंखों से आंसू बहने लगे। रूही प्रेग्नेंट थी। सब लोग उनसे पूछते हैं, रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है, जिससे उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। रिपोर्ट राकेश की पढ़ते हैं तो वहीं लगी चेयर पर बैठ जाते हैं। रूही माँ बनने वाली थी। उनके ये शब्द जैसे सबके कानों में गूंज गए। विवेक तो जैसे खुद को संभाल नहीं पाया। उसे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने जल्दी से उनके हाथों से रिपोर्ट ली और पढ़ने लगा। रूही सच में माँ बनने वाली थी। वो 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। दादी माँ काफ़ी शांत थी। सब लोग कहते हैं ये अच्छा है या बुरा समझ नहीं पा रहे, पर दादी माँ कहती हैं, मुझे बात करनी है सबसे, सब लोग अभी के अभी घर चलो। वो विवेक की तरफ देख कहती हैं, तुम रुको यहाँ, रूही के पास कोई होना चाहिए उसके पास। किसी को समझ नहीं आया कि दादी माँ को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। कोई उनकी बात को टालता भी नहीं है, इसीलिए सब लोग उनके साथ घर चले जाते हैं। वैसे भी रूही अभी बेहोश थी। विराट और विवेक वहीं थे। काव्या को इस बारे में बताया ही नहीं गया। उसकी प्रेगनेंसी में पहले ही दिक्कतें आ रही थी। करण के जाने के बाद वो काफ़ी अपसेट थी। ऊपर से अगर रूही का कुछ बताया तो शायद दिक्कत हो जाए। विराट विवेक के पास ही बैठा था। विराट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है,
मुझे नहीं पता कि क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि उसे वक़्त दो, उसे ज़रूरत है, तुम कैसा रिएक्ट करोगे? लेकिन ये सच है, उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। उसे सच में किसी की ज़रूरत है और उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। करण के बाद शायद तुमसे ज़्यादा बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता, और वो भी तुम्हारे अलावा किसी पर उतना भरोसा कर नहीं पाएगी। विवेक ने अपने हाथों में अपना चेहरा रख लिया, उसे छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। शायद वो विराट के सामने उन्हें लाना नहीं चाहता था। विराट जानता था विवेक अपने अंदर ही बहुत घुट रहा था, उसे तकलीफ थी। वो वहाँ से उठकर चला गया। विवेक के कानों में शब्द गूंज रहे थे, रूही माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ इस वक्त मेहरा परिवार सब लोग घर पर बैठे थे। दादी चुपचाप से सबको देख रही थी और सब लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उनके शब्द इतने गुस्से वाले थे। सबको हैरानी सी हुई थी। हर कोई उन्हें देखकर कहता है, ये क्या कह रही हैं? तभी राकेश जी थोड़ा हिम्मत कर कहते हैं, माँ आपको पता है आप क्या कह रही हैं? करण लौट आएगा, अभी तक हमने हौसला नहीं छोड़ा है। दादी दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने दुनिया देखी है, 3 हफ्तों से वो लापता है। तुम्हें लगता है अब भी वो लौट कर आएगा? उसका कुछ पता नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा, और तुम लोग चाहते हो रूही इस दुनिया में अपने बच्चे को लेकर आए। अगर उसकी हालत ऐसी रही तो वो चली जाएगी ऐसे ही अपने बच्चे के साथ। अगर वो अकेली रहेगी तो खुद को नुकसान पहुंचाती रहेगी, और ये आज किया है दोबारा कर सकती है। उसे संभालने वाला कोई चाहिए। मैं जानती हूँ ये बच्चा करण का है, हमारे करण का, उसकी आखिरी निशानी जो वो हमारे पास और रूही के पास छोड़ कर गया है। पर रूही की हालत देखो, उसे संभाल पाना हमारे बस में तो नहीं है। कहते कहते उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी भी आ गई थी। मीरा जी भरे गले से कहती हैं, माँ रूही कभी नहीं मानेगी। आप जानती हैं वो करण से प्यार करती है। उसे कैसे संभालेंगे हम लोग? उसे कैसे कह सकते हैं जो आप कह रही हैं? तभी केशव जी कहते हैं, मुझे माँ का फैसला सही लग रहा है। मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं काटेगी। अभी बहुत कुछ बचा है, वो बहुत छोटी है। ये पूरी ज़िंदगी बहुत पहाड़ जैसी होगी उसके सामने। वो कैसे अकेले खुद को संभालेगी, एक नन्ही जी जान को संभालेगी। अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ, अपने घर। उनकी बातों में गुस्सा और दर्द था। शायद अपनी बेटी के लिए वो चिंतित थे। वो सिर्फ 20 साल की थी। करण का कुछ पता नहीं था, कैसी होगी अब रूही की ज़िंदगी। ये सोच सोच कर उन्हें शायद नींद तक नहीं आ रही थी। मीरा जी थक कर कहती हैं, आप लोगों को जो इतना आसान लग रहा है ना, वो नहीं है। दोनों कभी नहीं मानेंगे। विवेक को तो शायद एक पल के लिए मैं मना भी लूँ, पर रूही को कैसे मनाएंगे? उसकी हालत हम सब देख सकते हैं। ऊपर से उसे कैसे बताएंगे वो माँ बनने वाली है? शायद उसके पास जीने की एक दोबारा से वजह तो आ जाए। दादी कहती हैं, तुम क्या चाहती हो वो अकेली रहे? तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। रूही को मनाना मेरा काम है। तुम सोच भी नहीं सकती अकेले दुनिया काटनी कितनी मुश्किल है। अपने बच्चों को बड़ा करना अकेलेपन में कितना भयानक होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अपने हर दर्द में बस अकेले रहना। तुम्हारे पिताजी जब मुझे छोड़कर गए तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन तब मैं पोतों वाली थी। पर रूही अब सिर्फ 20 साल की है। वो इतने छोटे बच्चे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी? क्या उसे मैं इसलिए छोड़ दूँ कि वो बच्चे के सहारे ज़िंदगी काट ले? ये गलत होगा। उस बच्चे को पिता का साया चाहिए। उनकी बातें ठीक थी। सब लोग चुप हो गए थे। मीरा जी काजल जी को देखती हैं और कहती हैं, खाना लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में रूही को होश आ गया था। विवेक उसके पास ही बैठा था। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया, क्योंकि उसकी हंसती खेलती रूही अब एक लाश की तरह हो गई थी। बाहर वार्ड से विराट के देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में खुशी तो नहीं थी, तकलीफ थी। शायद इन दोनों की ज़िंदगी अब सुधर जाए। शायद विवेक रूही को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उम्मीद थी कि विवेक आकर रूही को संभाल लेगा। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीरा जी और काजल जी जब हॉस्पिटल आई तो उन्होंने भी वो देखा जो विराट देख रहा था। दोनों की आंखों में आंसू फिर से भर आए। काजल जी ने मीरा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शायद भगवान ये चाहते हैं उन दोनों की दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाए। हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, पर भगवान जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मीरा जी बस खामोश रह गई, क्योंकि वो बता नहीं सकती,
कि विवेक तो पहले ही रूही को प्यार करता है। ये बताना अभी पॉसिबल नहीं था। उनकी शादी करा देना ये सही नहीं होगा, लेकिन रूही को मनाना बहुत मुश्किल है। वो विवेक को वो जगह कभी नहीं देगी जो करण को देती है। इससे उन दोनों की ज़िंदगियाँ उलझ कर रह जाएंगी। दादी माँ अपनी जगह ठीक कह रही थी। रूही को सहारे की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, जो शायद विवेक से ज़्यादा कोई दे नहीं पाएगा। लेकिन रूही विवेक को अपनेपन में वो नहीं दे पाएगी। वो उसे मन में अपनाएगी ही नहीं, जैसे वो करण को अपनाती थी। दोनों का रिश्ता बस उलझ कर रह जाता। इनकी ज़िंदगियाँ हमेशा उलझी रहती, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। शाम को जब रूही को होश आया तो वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। उसे पता था उसने गलत किया, पर अकेलापन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। करण का प्यार उसे रह रहकर अपने पास बुला रहा था। उसे लग रहा था करण उसे आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ रूही। उसे वो तकलीफ़ अंदर ही अंदर खा रही थी। मीरा जी ने बहुत हिम्मत करके रूही के हाथों को अपने हाथ में लिया और प्यार से उसकी गालों को छूकर कहा, मैं जानती हूँ वक्त मुश्किल है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हारे साथ समय खेल रहा है, एक अजीब सा खेल, पर तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे पास एक उम्मीद है। रूही बस हैरानी से मीरा जी को देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। काजल जी उसके बालों को संवारते हुए कहती हैं, हम नहीं जानते करण कब लौट कर आएगा, पर वो तुम्हें जीने के लिए कुछ दे कर गया है, एक वजह। रूही को अब भी कुछ समझ नहीं आया। मीरा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसके पेट पर रख दिया। रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी दोनों माँओं को देख रही थी। एकदम से उसे कुछ याद आया। वो हैरान सा हो गई। आंखों से पानी फिर से बहने लगा। वो सच में माँ बनने वाली थी। ये करण की निशानी थी, उसकी मोहब्बत की निशानी। वो मीरा जी से लिपट गई और रोने लगी। उसका दर्द अब बाहर आने लगा था, लेकिन उसके पास उम्मीद थी जीने की। करण उसे जीने के लिए एक उम्मीद दे गया था। किस्मत उसे पता नहीं किस ओर ले जा रही थी। किस्मत ने उससे उसका प्यार छीन लिया, पर उसे किस्मत ने एक मौका भी दिया। उसका अंश इस दुनिया में आ रहा था। रूही की प्रेगनेंसी से घर का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। करण की आने की उम्मीद अब शायद किसी को नहीं थी सिवाय रूही को, पर रूही के सामने इस बात का जिक्र अब कोई करता नहीं था। 2 दिन बाद आज रूही घर आ रही थी। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। विराट ने उसे कहा कि इस वक्त उसे मानसिक तौर से स्ट्रोंग रहना होगा। शारीरिक तौर से तो वो सब लोग उसका ध्यान रख सकते हैं, पर मानसिक तौर से उसे उसके पास खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उसने सबको बताया कि कोई ना कोई उसके पास रहे। वो ज़रा भी अकेली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो अभी बॉडी से तो ठीक हो जाएगी, पर मेंटली वो वीक है। इस वक्त वो डिप्रेशन में थी। करण के इस तरह चले जाने से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर से उसकी माँ बनने की खबर। उम्मीद तो थी, पर अकेलेपन और दर्द उतना ही था। सब लोग चाहते थे रूही अकेली ना रहे, इसलिए सब लोग उसके साथ वक्त बिताने लगे। रूही को दादी के रूम में ही शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि दादी माँ उसका ख्याल शायद सबसे ज़्यादा रख सकती थी। रूही मना कर देती है। वो करण के रूम में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ करण के होने का एहसास होता है। उसे करण की मौजूदगी महसूस होती है, करण का प्यार महसूस होता है। रूही को अब भी लग रहा था 1 या 2 दिन करण लौट आएगा, फिर आकर उसे अपने गले लगाकर कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है। सब लोग इसकी हालत देख रहे थे, सब लोग डरे हुए थे। करण के लौटने का किसी को कुछ पता नहीं था, और वो करण की फ़ोटो से अकेले बातें करती रहती, उसे अपने दिन के बारे में बताती रहती, और ये रूही और उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था। रूही बालकनी में बैठी चांद को देखकर करण के बारे में बातें कर रही थी, करण की फ़ोटो से। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती, तो कभी रोने लगती। दूर खड़ी मीरा जी ये सब देख रही थी, कोशिश कर थक चुकी थी। रूही को समझा पाना किसी के बस में नहीं था। करण अब लौट कर नहीं आएगा। अगर वो ये कहेंगे तो वो फिर से रोएगी, चीखेगी, और इसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। उसका दिल तोड़ना किसी को ठीक नहीं लगा। सब लोग चुप रहते थे। करण को गए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। उसके आने की उम्मीद सबने खो दी, सिवाय रूही के। रूही की प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो गया। डॉक्टर ने बताया वो वीक है। अगर ऐसे ही रहे तो अंदर बच्चा बड़ा नहीं होगा। रूही की मानसिक हालत देखकर डॉक्टर ने कहा था कि वो बच्चे को संभाल नहीं सकती। आज रूही अपने कमरे में थी, तभी दादी माँ उसके कमरे में आती हैं।
वो चुपचाप से करण की फ़ोटो को गले लगाए बैठी थी। 1 महीने से रूही ने विवेक से बात तक नहीं की। वो इस घर में एक दूसरे के सामने थे, पर एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। शायद रूही होश में ही नहीं थी। वैसे तो रूही सिर्फ मीरा जी से ही बात कर पाई। इस 1 महीने में घर वालों से उसने बात नहीं की। सब लोग समझाकर थक चुके थे। वो चुपचाप से अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। बस उसे लगता था करण अभी आ जाएगा, करण अभी आ जाएगा। हर किसी को अब उसकी चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दादी माँ को देखकर फ़ोटो साइड पर रख देती है, अपनी आंखों से आंसू साफ कर देती है और अपना सिर दादी माँ की गोद में रख देती है। दादी ने मुस्कुराकर उसके बालों को संवारते हुए कहा, मेरी हंसती खेलती रूही मुझे अच्छी लगती थी। अब तुम्हारी मासूमियत कहीं खो सी गई है। करण के जाने का दुख हमें भी है जितना तुम्हें है, पर तुम्हें जीना नहीं छोड़ना चाहिए। वो तुम्हें अपना प्यार देकर गया है, अपनी निशानी देकर गया है। तुम्हें उसके लिए जीना चाहिए। रूही की आंखों से आंसू फिर से बहते हैं, पर वो चुप रह जाती है। ऐसा क्या कहने आई दादी रूही से? आगे क्या होगा? क्या रूही करेगी विवेक को एक्सेप्ट? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।